हैकर्स ने बांग्लादेश की नेशनल बैंक से $1 अरब चुराने का ऐसा परफेक्ट प्लान बना लिया था कि अब उन्हें दुनिया का मजबूत से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं रोक सकता था। 1 साल तक ना दिखने वाले मालवेयर से नेटवर्क की जासूसी करवाई, दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स और नेशनल हॉलिडेज को अपनी ढाल बनाया। पर इतनी बारीकी से प्लानिंग करने वालों ने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जो 2 क्लास का बच्चा भी नहीं करता। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर्स के ख्वाब पर पानी फेर दिया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जनवरी 2015 बांग्लादेश की नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल रिसीव होती है। एक जिप फाइल के साथ ये एक फिशिंग ईमेल थी जिसमें किसी जॉब एप्लीकेंट की सीवी मौजूद थी। बैंक के 3 एम्प्लॉयज ने ना सिर्फ ईमेल खोली बल्कि उस सीवी को भी डाउनलोड कर लिया, बिना ये जाने कि उनका ये अमल बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी का बायस बनने वाला है। हुआ यूं कि उस जिप फाइल में मौजूद वायरस ने 3 में से एक कंप्यूटर में एक बैक डोर खोल दिया। हैकर्स जिन्होंने ये ईमेल भेजी थी उनका तीर ठीक निशाने पर लगा था और उन्होंने इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर एक मालवेयर एक्टिवेट कर दिया। ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था बल्कि इसके टोटल 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट ने बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में एक लूप होल छोड़ा, यानी कि चोर दरवाजा खोल दिया। दूसरे पार्ट ने ये यकीन बनाया कि इस चोर दरवाजे से जो भी इंफॉर्मेशन निकले उसका किसी को भी पता ना चल सके, यानी कि इनक्रिप्टेड चैनल। और तीसरा पार्ट सबसे खतरनाक था। ये वायरस मुसलसल बैंक के नेटवर्क को स्कैन करके सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करने लगा। कौन क्या कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, छुट्टी वाले दिन कौन कौन से पीसी खुले होंगे, वगैरह वगैरह। अगले 1 साल तक हैकर्स बिना नोटिस हुए बांग्लादेश नेशनल बैंक के नेटवर्क के बारे में इतना कुछ जान चुके थे जो शायद वहां के एम्प्लॉयज को भी मालूम नहीं था। इसी 1 साल के दौरान उनको ये भी मालूम पड़ा कि नेशनल बैंक ऑफ बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में मौजूद है। फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जिसे शॉर्ट में FED भी कहा जाता है। दुनिया के तकरीबन जितने भी मुल्क हैं वो अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी डॉलर्स अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में ही रखते हैं। ये एक तरह से बैंक्स का भी बैंक है। जैसे किसी मुल्क को ऑयल इंपोर्ट करना है तो वो न्यूयॉर्क FED में अपने अकाउंट से पैसे दूसरे मुल्क के FED अकाउंट में भेज देता है। हैकर्स को पता चल चुका था कि बांग्लादेश के अरबों डॉलर्स FED में पड़े हैं, पर यहाँ से पैसा ट्रांसफर करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर सिस्टम है। आप इसे एक तरह का व्हाट्सएप समझ सकते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुल्क की नेशनल बैंक्स के लिए है, जिसकी मदद से रोजाना अरबों खरबों डॉलर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। अब हैकर्स को ये पता चल चुका था कि अगर उन्हें न्यूयॉर्क FED से बांग्लादेश के 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डॉलर्स चुराने हैं तो उन्हें इस स्विफ्ट सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होगा। बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में घुसने के बाद हैकर्स का अगला मिशन उस कंप्यूटर को ढूंढना था जिससे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है, ताकि वो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क के अकाउंट से पैसे निकाल सकें। पर हैकर्स ने सिर्फ बांग्लादेश बैंक का नेटवर्क हैक किया था, न्यूयॉर्क FED या स्विफ्ट सिस्टम को नहीं। स्विफ्ट बहुत ज्यादा सिक्योर्ड सिस्टम है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा सेंसिटिव पेमेंट्स को हैंडल करता है। लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम की तरह इसकी भी एक कमजोरी थी और वो थी ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। हैकर्स ने बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में आखिरकार उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला जहां से स्विफ्ट ट्रांसफर्स को ऑथराइज किया जाता था। उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को डायरेक्ट हैक करने के बजाय उन कंप्यूटर्स पर नजर रखना शुरू कर दी। हैकर्स ने महीनों तक मॉनिटर किया कि बैंक के एम्प्लॉइज कैसे उस सिस्टम को लॉग इन करते हैं, कैसे ऑर्डर्स टाइप करते हैं और कैसे उन्हें वेरीफाई करते हैं। अब हैकर्स ने बैंक के एम्प्लॉइज का रूप धारने का तरीका सीख लिया था, लेकिन सिर्फ सिस्टम चलाना ही काफी नहीं था। असल काम था अपने निशान मिटाना और वारदात के बाद पकड़ में ना आना। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाई और उनको ठीक से स्टडी करने लगे। उन्होंने देखा कि बैंक आम तौर पर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करता है तो वो कैसी दिखती हैं
वो ट्रांसफर्स कब किए जाते हैं, किसको भेजे जाते हैं और उनके साथ क्या क्या डिटेल्स लिखी जाती हैं। उन्होंने इन तमाम बारीकियों को समझा ताकि जब वो दुनिया का सबसे बड़ा डाका मारें तो सिस्टम को लगे कि ये तो रोजाना की तरह का एक आम ट्रांसफर है। अब उनके पास कंप्यूटर का कंट्रोल भी था और एक सॉलिड प्लान भी। लेकिन यहाँ उन्होंने एक और होशियारी दिखाई। उन्होंने सोचा कि अगर वो एक ही बार में पूरा 1 बिलियन ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कोई खतरे की घंटी बज जाए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑथराइजेशन मांगी जा सकती है। इसलिए हैकर्स ने फैसला किया कि वो इस बड़ी चोरी को छोटी छोटी किस्तों में डिवाइड करेंगे। चोरी से तकरीबन 1 साल पहले मई 2015 में फिलीपींस के कैपिटल मनीला की RCBC बैंक में 5 अकाउंट्स खोले जाते हैं। हर अकाउंट में सिर्फ $500 जमा किए गए और फिर ये अकाउंट्स खामोशी से 1 साल तक पड़े रहे। ठीक तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन फिलीपींस में 5 और श्रीलंका में 1 अकाउंट खुलवाया गया और इन सब अकाउंट्स को गलत नामों पर खुलवाया गया था। फरवरी 2016 तक हैकर्स ने हर चीज सेट कर ली थी। उनके पास हर उस चीज का एक्सेस आ चुका था जिसके जरिए ये वारदात अंजाम दी जानी थी। 4 फरवरी 2016 ये थर्सडे का दिन था। रात के वक्त जब बैंक के एम्प्लॉइज घर जा चुके थे, हैकर्स ने आखिरी बार बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में एंट्री ली। उन्होंने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद बांग्लादेश बैंक के अकाउंट को एक्सेस किया और एक के बाद एक टोटल 36 ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज दी। इन 36 ट्रांजैक्शंस की कुल रकम $951 मिलियन बनती थी, यानी $1 अरब से थोड़ा ही कम। इस पूरे प्लान में अगर कोई सबसे मास्टर स्ट्रोक चीज थी तो वो थी इस डाके की टाइमिंग। हैकर्स ने ना सिर्फ लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाया, बल्कि उन्होंने दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स की आड़ में एक शानदार प्लान बनाया था। बांग्लादेश जहां से चोरी हो रही थी, न्यूयॉर्क जहां असल पैसा पड़ा था और फिलीपींस जहां पैसा जाना था। इन तीनों जगहों का वक्त अलग अलग था और हैकर्स ने इसी टाइम गैप का भरपूर फायदा उठाया। अब बांग्लादेश में थर्सडे की रात हुई तो वहां वीकेंड शुरू हो गया, क्योंकि वहां फ्राइडे को छुट्टी होती है। बैंक्स बंद हो गए और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने वाला वहां मौजूद नहीं था। लेकिन उसी वक्त न्यूयॉर्क में फ्राइडे की सुबह थी, यानी जब बांग्लादेश सो रहा था, न्यूयॉर्क FAD के एम्प्लॉइज काम पर आ रहे थे और उनके लिए ये ट्रांसफर्स प्रोसेस करना बिल्कुल आम सी बात थी। थर्सडे की रात से लेकर न्यूयॉर्क के पूरे फ्राइडे तक हैकर्स के पास एक खुला मैदान था, पर उन्होंने एक और गहरी चाल भी चली। अगला मंडे यानी 8 फरवरी फिलीपींस में चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी थी। इसका मतलब ये था कि अगर मंडे को फिलीपींस के बैंक को अलर्ट करके अकाउंट्स लॉक करवाने की रिक्वेस्ट भी भेजी जाए, तब भी वो रिक्वेस्ट ट्यूसडे को ही मिलेगी, जब वो अपना स्विफ्ट सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे। यानी हैकर्स के पास फ्राइडे से मंडे तक पूरे 4 दिन थे। 3 मुल्क, 3 टाइम जोन्स और 4 दिन की खामोशी। ये दुनिया की तारीख का सबसे कैलकुलेटेड डाका था। कैलकुलेशंस तो परफेक्ट थी, लेकिन जल्दबाजी का क्या किया जाए। न्यूयॉर्क में फ्राइडे की सुबह हो चुकी थी। FAD को एक के बाद एक स्विफ्ट रिक्वेस्ट मिल रही थी, जो देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। FAD ने इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। लाखों यहाँ, लाखों वहाँ। पैसा पानी की तरह हैकर्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स में बहना शुरू हो गया। इन्हीं ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शन $20 मिलियन की थी, जो श्रीलंका के एक अकाउंट में जानी थी। इतनी बड़ी रकम एक छोटी सी चैरिटी फाउंडेशन के लिए थी, लेकिन FAD को शक नहीं हुआ। उन्होंने रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी और पैसा जर्मनी के रास्ते श्रीलंका रवाना हो गया। पर रास्ते में एक इंसानी गलती ने पूरा खेल ही पलट दिया। हैकर्स ने अकाउंट टाइटल में शालिका फाउंडेशन लिखते वक्त गलती से शालिका फाउंडेशन लिख दिया, यानी फाउंडेशन के वर्ड में ओ गायब था। और ये गलती भी FAD ने नहीं पकड़ी, बल्कि जर्मनी की उस बैंक ने पकड़ी थी जहां से ट्रांजैक्शन रूट की गई थी। जर्मनी की बैंक ने वापस FAD को लिखा कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यही वो वक्त था जब न्यूयॉर्क FAD में खलबली मच गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो धोखे का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने फौरन बांग्लादेश बैंक से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो फ्राइडे था।
बैंक बंद था और कोई फोन उठाने वाला नहीं था। $81 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे, पर बाकी की ट्रांजैक्शंस FED ने होल्ड कर दी। उधर सुबह 4 बजे हैकर्स ने अपना काम मुकम्मल किया और स्विफ्ट नेटवर्क से लॉग आउट कर गए। उनका डाला हुआ मॉलवेयर अब खामोशी से सारे सबूत सिस्टम से मिटा रहा था। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े बैंक में कोई ऐसा निजाम नहीं था जो इस चोरी को पकड़ सकता। बिल्कुल था। बांग्लादेश बैंक ऑफिस के कोने में एक HP लेजर जेट प्रिंटर पड़ा था, जिसका काम सारी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करना था। चाहे छुट्टी का दिन हो या नहीं, ये प्रिंटर हर आने जाने वाली ट्रांजैक्शन को प्रिंट करता था। पर हैकर्स को इस प्रिंटर का भी पता था और उन्होंने इसको भी ऐसे हैक किया कि वो प्रिंट तो करेगा लेकिन सिर्फ खाली कागज निकालेगा। इस प्रिंटर पर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी लगी थी, जिसको छुट्टी वाले दिन भी आने जाने वाली ट्रांजैक्शंस पर नजर रखनी थी। जब उसने खाली प्रिंट्स देखे तो वो समझा कोई ग्लिच आया है और बिना तहकीक किए ये काम सैटरडे पर छोड़ दिया। सैटरडे की सुबह बांग्लादेश बैंक के ऑफिसर्स के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। एक तरफ प्रिंटर खाली कागज निकाल रहा था और दूसरी तरफ स्विफ्ट सिस्टम भी लॉक हो चुका था। जब काफी कोशिशों के बाद सिस्टम खुला तो स्टाफ के पैरों तले जमीन ही निकल गई। एक के बाद एक न्यूयॉर्क FED की तरफ से रेड फ्लैग्स और वार्निंग्स की भरमार थी, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैकर्स ने टोटल 35 रिक्वेस्ट भेजी थी, जिनमें से सिर्फ 5 ही अप्रूव हुई। वो एक स्पेलिंग मिस्टेक जिसने $20 मिलियन श्रीलंका जाने से रोक दिए थे, उसने बाकी $850 मिलियन की ट्रांजैक्शंस को भी शक के दायरे में ला खड़ा किया। पर जो $81 मिलियन फिलीपींस जा चुके थे, उनका क्या हुआ? यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि हैकर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था, मंडे से पहले ही बांग्लादेश बैंक ने फिलीपींस की RCBC को स्टॉप पेमेंट का मैसेज भेजा, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां मंडे को चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी थी। ट्यूसडे की सुबह बैंक खुलते साथ ही उन 5 अकाउंट्स में से कैश विड्रॉ कर लिया गया, जबकि उनको बांग्लादेश के स्विफ्ट मैसेज सिस्टम खोलने के बाद मिले थे। यहाँ पर सारा शक RCBC के बैंक मैनेजर पर गया कि उसने जानबूझकर स्विफ्ट सिस्टम खोलने से पहले ही कैश निकाल कर दे दिया, वो भी उन 5 अकाउंट्स में से जिनमें पिछले 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। इस पैसे को लॉन्डर करने के लिए मनीला के बड़े बड़े कैसीनोज का सहारा लिया गया। कैसीनोज में पैसा चिप्स में बदला गया और घूम फिर कर उसको हांगकांग भेज दिया गया। इस रॉबरी की खबर पूरी दुनिया में गूंज उठी। पिछले कई सालों में कई इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट केसेस हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को RCBC बैंक की उस मैनेजर पर काफी शक था, जिसने स्टॉप पेमेंट मैसेज के बावजूद कैश निकालने की इजाजत दी। बाद में कोर्ट ने उस मैनेजर को मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जिम्मेदार ठहराया और हर केस में 7 साल की सजा सुनाई। आज इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ना ही उन हैकर्स का पता चला और ना ही उन $81 मिलियन का। इस वाक़े ने बांग्लादेश नेशनल बैंक को एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। एक तरफ उनको $81 मिलियन जाने का गम था और दूसरी तरफ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से $850 मिलियन बचने की खुशी। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।